Friends, today we are going to discuss about the decision tree. Decision tree क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है, we are going to discuss in this today's slide. लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि क्लासिफिकेशंस क्या होता है, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर अपन ने नेस बाइस क्लासिफिकेशन जो होता है उसको अपन ने देखा था लास्ट क्लास के अंदर. आज इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज अपन देखेंगे डिसीजन ट्री क्या होता है. बेसिकली वी डिस्कस अबाउट द डिसीजन ट्री, हाउ इट वर्क्स, किस तरीके से काम करता है. ओके ये सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे, और साथ ही अपने पास टाइम और रहा तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉजिस्टिक रिग्रेशन. कल अपन लैब में लिए थे क्योंकि कल कंटिन्यूस मेरे लेक्चर्स थे. सो आई विल क्रिएट टुडेज वन लैब मॉड्यूल आल्सो एंड शेयर विथ यू, है ना. आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर. डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो इन जनरल वी कैन से दैट इन अ डिसीजन ट्री, जो भी डिसीजन ट्री होती है, इट लाइक अ नॉर्मल ट्री. जैसे कि अपन ट्री की बात करते हैं, नॉर्मल ट्री में क्या होता है अपना, वी हैव सम रूट नोड, और उन रूट नोड जो होती हैं उनका कोई ना कोई वी कैन से चाइल्ड नोड होता है जिसको अपन सब नोड भी कहते हैं. वी हैव सम रूट नोड एंड दैट रूट नोड बेसिकली हैविंग सम वी कैन से चाइल्ड नोड एंड दैट अगेन हैविंग सम चाइल्ड नोड. इस तरीके से कुछ अपने पास हो सकते हैं, और अगेन कुछ नोड्स हो सकती हैं. तो दिस नोड्स आर लीफ नोड, इट इज़ इंटरमीडिएट नोड एंड इट इज़ अ रूट नोड. तो ये कुछ फॉर्म्स आपके पास होती हैं. तो जो भी डिसीजन होता है मशीन लर्निंग के अंदर, अगर वो कुछ इस तरीके से फॉर्म्ड होता है तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं डिसीजन, वी सिंपली से डिसीजन ट्री एल्गोरिथम. सो इसको अपन जनरली कहते हैं डिसीजन ट्री. ये जनरली कहलाता है डिसीजन ट्री बिकॉज द सिंटैक्स इज लुक लाइक अ ट्री. नाउ सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो देखते हैं. Decision tree is a supervised learning technique. ये supervised learning है. Supervised is mean we have the labeled data, we provide the input as well as output is a data set that can be used for both classification and regression. Supervised decision tree का use classification के लिए किया जाता है, regression के लिए भी किया जाता है, पर आज अपन डिस्कस करेंगे in the form of classification. क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन क्या होता है आपको पता होनी चाहिए. कंटिन्यूस वैल्यू जो होती है वो रिग्रेशन के अंदर होती है, जबकि क्लासिफिकेशन के अंदर आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती है जिनको अपन मेजर करते हैं. ठीक है. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्री स्ट्रक्चर, इट्स हैविंग द ट्री स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ लीव्स होती हैं, कुछ नोड्स होते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स होते हैं, रूट्स होता है. दैट्स व्हाई इट इज सिंपली अ ट्री स्ट्रक्चर टाइप क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं. नाउ जो इसके डिसीजन ट्री होती है इसके अंदर दो प्रकार की नोड्स होती हैं जनरली. एक तो आपका रूट नोड हो गया, उसके अलावा एक डिसीजन नोड होती है और एक आपकी लीफ नोड होती है. डिसीजन नोड अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट नोड को. सपोज इट इज़ योर नोड, वी हैव सम इंटरमीडिएट नोड. देखो यहाँ पे मैं सिर्फ दो नोड बना रहा हूँ, बट वी मे बी हैव मोर देन टू नोड. तो ये आपकी लीफ नोड है और ये आपकी रूट नोड है. तो जो लीफ नोड है वो आपका फाइनल आउटकम है, और जो रूट नोड है दैट इज अ वी कैन से डिसीजन नोड. डिसीजन नोड मतलब इसको अपन फर्दर डिवाइड कर रहे हैं नेक्स्ट नोड को जाने के लिए. तो दैट इज सिंपली कॉल अ डिसीजन नोड. तो डिसीजन नोड के अंदर रूट के अलावा दो प्रकार की नोड होती हैं. एक होती है आपका डिसीजन नोड, एक होती है आपकी लीफ नोड. नाउ डिसीजन नोड इज यूज्ड टू make the any decision have the multiple branches where the leaf node are the output of this decision and do not contain any further branches. जैसा कि अभी अपन ने देखा, तो डिसीजन नोड्स होती हैं, इसके अंदर मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं आपके, और भी कुछ आउटपुट निकल सकता है, इसका भी और कुछ आउटपुट निकल सकता है. लेकिन जो लीफ नोड होती है इट इज़ अ फाइनल आउटकम आपका होता है जिसके अंदर अपन फाइनल रिजल्ट देखते हैं. नाउ वी आर टॉकिंग द नेक्स्ट. डिसीजन ट्री का जनरली यूज अपन जो डेटाबेस होता है आपका, फीचर एक्सट्रैक्ट डेटाबेस समथिंग लाइक दैट, उसमें अपन यूज करते हैं. और यहाँ पे यस नो ट्रू फॉल्स जनरली बाइनरी के अंदर इसका यूज करते हैं. कैटेगरिकल वैल्यू, नॉट अ डिस्क्रीट कंटिन्यूस वैल्यू, कैटेगरिकल वैल्यू है, डिस्क्रीट वैल्यू में अपन इसका यूज करते हैं. डिसीजन ट्री वी सिंपली से decision tree
of the test are performed on the basis of features of the given data. Features का मतलब वही the points on which we are basing basically do the analysis, that is simply known as the features, उसको अपन features बोलते हैं. Now in graphical representation for getting all the possible solution problem decision based on the given condition. Now जितने भी solutions होते हैं वो सारे condition based पे होते हैं. जैसे अपन ने flow chart देखा होगा, सपोज यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कोई कंडीशन है, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपकी कोई कंडीशन है, तो ये जो कंडीशन होगा उसके आधार पे आप यस करोगे या फिर उसके आधार पे आप नो करोगे. फर्दर मोर कोई स्टेप आ रही है, उसमें भी अगर आपने कोई कंडीशन लगाई और उसके आधार पे आप जा रहे हैं यस और उसके आधार पे आप जा रहे हैं नो. ठीक है. तो सिमिलरली अगर अपन बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन सिंपल वी कैन से, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन ट्री, सो इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन डिसीजन. और एवरी स्टेप पे जितनी भी बाइनरी नोड होती है, हर स्टेप आपकी किस बेस पे डिसीजन होता है, डिसीजन के आधार पर होता है. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, डिसीजन में. और किसके आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं, कंडीशंस के आधार पर. नाउ इट इज कॉल्ड डिसीजन ट्री बिकॉज सिमिलर टू द ट्री. जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसको अपन ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो ट्री के फॉर्म में होता है. दैट इज इसलिए सिंपली कॉल या डिसीजन ट्री इसको अपन कहते हैं. ठीक है. नाउ एक एल्गोरिथम अपन यूज करते हैं जिसको क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम कहते हैं. सो जो ट्री है वो अपन कार्ट नाम की एक एल्गोरिथम है उसके आधार पे बनाते हैं. सो सिंपली वी कैन से, अगर अपन बोलें इसके अंदर, तो इन ऑर्डर टू बिल्ड अ ट्री, जो ट्री अपन बनाते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ कार्ट एल्गोरिथम, जो कि क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम कहलाती है. सो व्हाट इज अ कार्ट? C stand for classification, A stand for regression, A stand for and, R stand for regression and T for tree. ठीक है. क्लासिफिकेशन या CA अपन क्लासिफिकेशन को कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एंड ट्री. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं. इन द नेक्स्ट स्लाइड वी आर हैविंग एन एग्जांपल ऑफ डिसीजन ट्री. Like there is a root node, and that root node having the further node, and that further node again having some further node, and there are some last leaf node, or we can say decision node. So when we are talking about we can say decision node, decision tree. So decision tree is simply ask a question and based on answer yes and no, further the split, ये क्या करता है, further the split into the sub tree. तो डिसीजन ट्री जनरली करता क्या है, इट सिंपली आस्क्स द क्वेश्चन और उसके आधार पर यस या नो जो भी होगा उसके आधार पर ये ट्री को क्या करता है, फर्दर. ओके शशांक, आई गॉट द मैसेज विद शशांक. सो सर आई हैव टू गो फॉर RT-PCR. आई विल ज्वाइन इफ आई विल कम बैक इन टाइम. ओके डियर, you have do first that your medical जो भी आपकी टेस्ट वगैरह चाहिए, do go that and do that. Okay Shashank, not an issue. I will share the video as well as the notes with you. Okay, चलो कंटिन्यू करते हैं. सो टुडे लेक्चर काफ़ी अच्छा रहेगा. जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो ज्वाइन है वो ध्यान से सुने. मेरे पास आज कुछ इंटरेक्टिव टैब भी हैं और ये जो नोड है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन ट्री के अंदर, जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है. सो नाउ हियर इज एन एग्जाम्पल. अपन एग्जाम्पल की बात करें. सो ये एक एग्जाम्पल है. सो इट इज एन सिंपली अ डायग्राम विच शोज एन सिंपल एग्जाम्पल. सो वी कैन से अ डिसीजन ट्री कैन कंटेन कैटेगरिकल डेटा यस और नो एज वेल एज न्यूमेरिकल डेटा. तो डिसीजन ट्री है उसके अंदर अपन कैटेगरिकल डेटा भी यूज़ कर सकते हैं. जनरली ये वर्ड आपका यूज़ आएगा ML के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, कि व्हाट इज़ अ कैटेगरिकल डेटा, हाउ इट इज़ यूज. तो कैटेगरिकल डेटा मतलब कोई ना कोई कैटेगरी है, लाइक क्लास की कैटेगरी, फ्रूट्स की कैटेगरी, यस एंड नो, समथिंग लाइक दैट. और न्यूमेरिकल वैल्यू लाइक डिस्क्रीट वैल्यू 1, 2 एंड समथिंग लाइक दैट. सो इट इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डिसीजन ट्री इन विच वी आर सिंपली हैविंग सम डिसीजन नोड. और ये जो डिसीजन नोड है ये अगेन सब ट्री में डिवाइड होती हैं, अगेन सब ट्री में डिवाइड होती हैं, अगेन सब ट्री में डिवाइड होती हैं. और जो लीफ नोड होती हैं लास्ट में वो आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है.
सो डोंट वरी, अपन एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर आपका सारी चीज़ें आएंगी एक एग्जाम्पल के साथ कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो अपन डिस्कस करेंगे. नाउ मूविंग फर्दर, सो वाई वी यूज अ डिसीजन ट्री. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला अभी तक अपन ने जो इन स्लाइड्स में पढ़ा, दैट इज व्हाट इज अ डिसीजन ट्री. सो इन सिंपल वी कैन से डिसीजन ट्री इज नथिंग बट इट इज एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर प्रॉब्लम, जिसके अंदर अपन ट्री फॉर्म बनाते हैं और वो जो ट्री फॉर्म बनती है वो ट्री फॉर्म आपकी डिसीजन के आधार पर बनती है और यस और नो अपन कह सकते हैं, उसके आधार पर अपन फर्दर इसको डिवाइड करते हैं. सो बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, लेकिन डिसीजन ट्री का यूज़ कहाँ किया जाएगा या कब किया जाता है या क्यों, किस लिए किया जाता है, वो अपन इस पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं. तो जनरली डिसीजन ट्री अपन ने देखा यस एंड नो पे चल रहा है और फर्दर अपन जाते जा रहे हैं यस एंड नो पे चल रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, somebody हैविंग विश टू ट्रैवल फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है. सो नीड टू टेस्ट RT-PCR जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट आपको कराना पड़ेगा. अगर वो टेस्ट आपका उसमें अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हाई आ रही है, हाई इन्फेक्शन अगर आपका आता है, यू डोंट नॉट नो, तो आप अगर स्टेट में नहीं जा सकते हैं. अगर लो आता है यू कैन गो. तो सिंपली डिसीजन लाइक दैट जो कि ह्यूमन बॉडी लेती है. तो सिंपली इसी वे में, इसी तरीके से अपन क्या करते हैं, डिसीजन ट्री के अंदर डिसीजन लेते हैं जो कि ह्यूमन मिमिक जैसे करता है, जैसे वो काम करता है उस तरीके से लेता है. दैट्स व्हाई वी यूज अ डिसीजन ट्री. तो यही इसके अंदर लिखा है. सो डिसीजन ट्री यूजुअली मिमिक ह्यूमन थिंकिंग एबिलिटी while making a decision, so it is easy to understand. And the second thing is that the logic behind the decision tree is easily understood because it show the tree like structure. तो इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको अपन डिसीजन ट्री में जनरली डिसीजन ट्री का उपयोग किया जाता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज अ डिसीजन ट्री टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो इसके अंदर वो सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो टर्मिनोलॉजीज आपकी ट्री के अंदर आती है. जैसे इसके अंदर अपन देखेंगे रूट नोड क्या होता है, लीफ नोड क्या होता है, स्प्लिटिंग क्या होता है, ब्रांच सब ट्री क्या होता है. हाँ, एक अलग वर्ड इसके अंदर आया प्रूनिंग. प्रूनिंग का मतलब होता है वह नोड जो कि नहीं काम की उसको हटाना, आपका क्या कहलाता है, प्रूनिंग कहलाएगा. ठीक है, एक पेरेंट्स एंड चाइल्ड. तो रूट नोड क्या होती है अपन को पता है, स्टार्टिंग पहली नोड जहाँ से प्रॉब्लम आपकी शुरू होती है उसको अपन रूट नोड कह रहे हैं डिसीजन ट्री के अंदर. लीफ नोड एट द एंड, लास्ट में जो रिजल्ट अपन को मिल रहा है उसको अपन बोल रहे हैं लीफ नोड. स्प्लिटिंग नोड वह नोड जिसके ऊपर अपन डिसीजन लेते हैं. क्या कह रहा हूँ, वह नोड जिसके ऊपर अपन जनरली क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग नोड कहते हैं. ब्रांच और सब ट्री, ब्रांच और सब ट्री का मतलब होता है वही स्प्लिटिंग नोड को भी अपन ब्रांच और सब ट्री कह सकते हैं कि एक ट्री की अनदर जो पूरा ब्रांच है, सपोज ये आपकी कोई ट्री है, इसके अंदर कुछ नोड्स हैं आपके, ठीक है, तो ये पूरा एक आपका सब ट्री कहलाएगा. ना प्रूनिंग, प्रूनिंग का मतलब होता है, प्रूनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड ब्रांचेस फ्रॉम अ ट्री. तो अनवांटेड ब्रांचेस फ्रॉम अ ट्री को हटाना अपन क्या कहते हैं, अपन सिंपल सा कह सकते हैं प्रूनिंग अपन कह सकते हैं. एक टेक्निकल वर्ड है जो याद रखना, आगे भी आएगा. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वी कैन से नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन देखेंगे कि डिसीजन ट्री जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करती है, कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं. सो वर्किंग की बात करें तो इसके अंदर अपन ने कुछ स्टेप्स डिवाइड कर रखी हैं, स्टेप में भी बताया है, और इसके अंदर अपन ये भी देखेंगे कि एक एग्जाम्पल लेंगे और किस तरीके से ये काम करता है. इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस का उपयोग भी होता है और इसके अंदर कुछ ग्राफिकल चीज़ें जो कि ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती हैं वो भी अपन उपयोग में लेते हैं. Now we are talking how it works. So we simply discuss with the steps, then go to the theoretical portion. Now begins with the tree with the root node say S. तो एक कोई S आपकी नोड है जिसको अपन रूट नोड कह रहे हैं, जहाँ से आपकी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो रही है डिसीजन लेने के लिए, विच इज कंटेन द कंप्लीट डेटा सेट, जिसके अंदर क्या आपका कंप्लीट डेटा सेट है. कंप्लीट डेटा सेट मतलब पूरी प्रॉब्लम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस नोड के अंदर है. Now next अपन क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट अपन ले रहे हैं फाइंड द बेस्ट एट्रीब्यूट इन द डेटा सेट यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर. बेस्ट एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो गया, बहुत सारी वैल्यूज थी, पूरा डेटाबेस था, उसमें से आप क्या सेलेक्ट करोगे कि फर्दर जाओगे. फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको यहाँ पर समझाता हूँ जिससे आपको कुछ क्लियर हो जाएगा. जैसे कोई जॉब ऑफर आया आपके पास, ठीक है,
आपके पास एक कोई जॉब ऑफर आया। अब जॉब ऑफर की प्रॉपर्टीज क्या है? जॉब ऑफर की प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी सैलरी, क्या उसकी सैलरी होगी, ये एक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी अपन कह सकते हैं जनरली सैलरी के बाद डिस्टेंस कितना है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें कि क्या आपको वहाँ जाने के लिए कैब मिल रही है, नहीं मिल रही है। सिंपल सा इतनी कैटेगरी की बात की। तो यहाँ पे आपका जॉब पहली कैटेगरी है। ये पूरी इसको अपन एनालिसिस किया, फिर देखेंगे कि किस आधार पे अपन इसको आगे जाते जा रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट मैंने देखा कि सैलरी क्या है। जो सैलरी है क्या ये मेरी ज़्यादा है, लाइक 10 लाख से 10 लाख की से क्या मेरी सैलरी ज़्यादा है? अगर ज़्यादा होगी तो मैं यस और नो दो चीज़ें चूज़ करूँगा, ठीक है। अगर मैं यस पे जाता हूँ तो फिर मैं चेक करूँगा कि डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कम हो तो यस, ज़्यादा हो तो नो। अब डिस्टेंस कम है तो मैं यस चेक किया, और यस के बाद एक और कंडीशन चेक करूँगा, सॉरी पिछली साइड में मुझे जाना है फॉर दैट, ओके। देन डिसीजन अगेन फिर से बताता हूँ, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। आपने जॉब के लिए गए, इस जॉब के लिए आपने कंडीशन चेक की कि जो सैलरी है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी 10 लाख से। अगर होगी तो यस, नहीं होगी तो नो, ठीक है। अब यस है तो यस के बाद भी आपने फिर कंडीशन चेक की कि जो डिस्टेंस है वो लेस देन होनी चाहिए 5 किलोमीटर। एक होगा यस, एक होगा नो, ठीक है। अगर यस हुआ तो क्या कैब फैसिलिटी है, एक होगा यस, एक होगा नो। अगर है तो ज्वाइन, नहीं है तो डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन, ठीक है। तो ये डिसीजन ट्री बनी, ये आपकी एस नोड है। तो ये एस नोड जो है वो यहाँ पर ही अपन आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज हो रही है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी अपन ने आइडेंटिफाई की? एक तो सैलरी आइडेंटिफाई की, एक अपन ने डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया, एक अपन ने कैब फैसिलिटी है नहीं आइडेंटिफाई किया। तो वही, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर बीइंग स्टार्ट विद द ट्री रूट नोड से एस विच कंटेन द कंप्लीट डेटा सेट। तो पूरा डेटा सेट आपका इसमें पड़ा है। देन फाइंड द बेस्ट एट्रीब्यूट डेटा सेट यूजिंग द एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर मतलब इसके आधार पे अपन ने सिलेक्शन किए एट्रीब्यूट्स का कि अगला एट्रीब्यूट्स मेरा क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट सैलरी। तो ये आइडेंटिफाई किया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैब डिस्टेंस। डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया, फिर अपन ने सैलरी कैब फैसिलिटी है नहीं ये आइडेंटिफाई किया। तो ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस था। सिमिलरली थर्ड स्टेप क्या होगी, डिवाइड द एस इनटू द सबसेट दैट कंटेन द पॉसिबल वैल्यू फॉर द बेस्ट एट्रीब्यूट। पॉसिबल वैल्यू मतलब वही 10 लाख 10,000 है तो 10 सैलरी 10 लाख होनी चाहिए। यस और नो, यस है तो डिस्टेंस क्या होगी, यस एंड नो। अगेन यस है तो कैब फैसिलिटी है या नहीं है। तो फर्दर एट्रीब्यूट में अपन डिवाइड करते जाते हैं। सिमिलरली जनरेट द डिसीजन ट्री नोड विच कंटेन्स द बेस्ट एट्रीब्यूट। तो वही डिसीजन ट्री नोड बनाएंगे जो कि बेस्ट एट्रीब्यूट होगा। जैसे अभी अपन ने क्या क्या सेलेक्ट किया था, यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट की थी सैलरी, यहाँ पे अपन ने सेलेक्ट की थी डिस्टेंस, यहाँ पे सेलेक्ट की थी कैब फैसिलिटी। तो कुल मिला के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद अपन ये देखेंगे कि वह एट्रीब्यूट डिसीजन लेने के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर है तो उनको इंक्लूड कर देंगे। और रिकर्सिवली मेक द न्यू डिसीजन, अगेन न्यू डिसीजन बनाते जाओ। न्यू डिसीजन मतलब एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करते जाओ, यस और नो में डिवाइड करते जाओ यूजिंग द डेटा सेट सबसेट ऑफ द डेटा सेट क्रिएट इन स्टेप 3। तो स्टेप 3 के अंदर अपन ने क्या किया था, डिवाइड किया था। उसके अंदर जो सबसेट डेटा है उसको और डिवाइड करो, जो डेटा है उसको और डिवाइड करो। तो ये रिपीट करते जाओ। कब तक रिपीट करते जाओ, जब तक कि अपने पास फाइनल रिजल्ट में आ जाए। तो कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल स्टेट रीच where you cannot further classify the node and call the final node a leaf node। कब तक करते जाएंगे, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीफ नोड कहते हैं। सो यहाँ तक समझ में आया आपको? जल्दी से बताइए कि यहाँ तक जो मैंने बताया आपको समझ में आया? सौरभ, प्रतीक, मोहित, लोकेश, क्या यहाँ तक समझ में आया आपको? यस और नो जल्दी से बताइए। मोहित का आ रहा है यस। देखो बहुत सिंपल वर्ड पे है और ये टू द पॉइंट है। ये सारा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूरा कवर हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मोहित और लोकेश दोनों का यस है। प्रतीक और सौरभ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस और नो? सौरभ, प्रतीक,
जल्दी से बताइए। सौरभ और प्रतीक, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जल्दी से जवाब दीजिए, ये समझ में आया आपको, यस और नो? देखो, इफ यू आर जस्ट लॉग इन, ओके प्रतीक का आया यस। चलो, स्टेप एक और बार समझा दोगे सर? स्टेप एक बार और समझा देता हूँ। सिंपली इज नथिंग, अगर स्टेप की बात करें, जस्ट गिव मी 2 मिनट। हेलो, हाँ निमेश। अच्छा, पर अभी मैं चंदू जी का गड़ा हूँ यार, शाम तक आऊँगा। हाँ, वो मेरी चाची जी बाहर जॉब करते हैं, वो आए हुए थे, तो पूरी फैमिली हम लोग वहाँ आए हुए हैं। क्यों, ऐसे क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई तेरे को? हम्म, चल मैं भी क्लास ले रहा था, क्लास लेके फ्री होता हूँ, तू एक बार कर दे, फ़ोन करता हूँ तेरे को। चलो, सॉरी टू इंटरप्ट। तो आई होप सौरभ भी मुझे सुन पा रहा होगा। नाउ मूविंग, स्टेप एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जैसा कि प्रतीक ने मोहित ने कहा कि सर स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, तो स्टेप एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। नाउ देखो, स्टेप में सिंपल सा कुछ भी नहीं है। वी हैव द बिग डेटाबेस, अपने पास बहुत बड़ा डेटाबेस है। उस डेटाबेस को अपन को इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं उसमें सब डेटाबेस में बांटते जाना है, और सब डेटाबेस में बांटते जाते जाते लास्ट में अपन को डिसीजन पे पहुंचना है कि डिसीजन आपका क्या आएगा। तो इसके लिए क्या बोला सबसे पहले स्टेप, बिगिंग द ट्री विद द रूट नोड से एस विच कंटेन द कंप्लीट डेटा सेट। तो अपन कहाँ से शुरू करेंगे? अपन शुरू करेंगे स्टार्टिंग से, जिसके अंदर आपका कंप्लीट डेटा सेट है। फाइंड द बेस्ट एट्रीब्यूट्स in data set using the attribute selection measurement. अब attribute selection measurement is a simply method which is known to selecting the particular data. इससे अपन ने सेलेक्ट किया कि फर्दर इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देन डिवाइड द एस इनटू सबसेट दैट कंटेन द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द बेस्ट एट्रीब्यूट। तो फिर अपन क्या करेंगे, ये जो एस है उसको अपन सबसेट में बांट देंगे, जिसके अंदर आपकी सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो ये अपन ने क्या किया, छोटे छोटे सबसेट में बांटा जिसके अंदर पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे सैलरी है, क्या हुआ आपका, डिस्टेंस क्या है, आपकी कैब फैसिलिटी है या नहीं है, समथिंग लाइक दैट। अब फिर जनरल डिसीजन ट्री नोड, अब डिवाइड करने के बाद उसकी ट्री के नाम दिया, नाम बनाने के बाद अपन ये प्रोसेस करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे? जब तक कि अपने पास लीफ नोड नहीं मिल जाती है। ठीक है, सिंपल स्टेप वही वर्ड्स में लिखा है। इन डिसीजन ट्री फॉर अ predicting the class of a given data set, the algorithm start from the root node. root node से अपन algorithm को start करते हैं of a tree के। then this algorithm compares the value with the root attribute with the record leaf data, जो कि इसके पास real data पड़ा हुआ है, and based on the comparison the following branches are jumped in the next data। तो ये आपका डेटा था, सैलरी आपकी है ज़्यादा तो अपन नेक्स्ट नोड पे गए, अगेन सैलरी ज़्यादा है तो अपन डिस्टेंस पे गए, अगेन सैलरी ज़्यादा तो अपन कैब फैसिलिटी है या नहीं उस पे गए, तो अपन फर्दर डिसीजन लेते जाते हैं। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वी कैन से नोड, द एल्गोरिथम गेन, जो एल्गोरिथम अपन ने गेन करी है, द एल्गोरिथम गेन अपन सिंपली कह सकते हैं द एल्गोरिथम गेन सॉरी the algorithm can compare with the attribute value with the other sub node and move further। तो वही चीज़ इन डिसीजन यहाँ ले रहे हैं और उसको कंपेयर करके फर्दर नोड पे मूव करते जा रहे हैं, और यही पूरा आपका प्रोसेस है। इट कंटिन्यू द प्रोसेस रीच टू द लीफ नोड, जब तक कि लीफ नोड में नहीं पहुंच जाती, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका, कंटिन्यू होता रहता है। दिस कंप्लीट प्रोसेस अंडरस्टूड इन द बिलो स्टेप्स, ये बिलो एल्गोरिथम है, इसको आप बिल्कुल याद कर लें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि डिसीजन ट्री क्या है, तो उसके बारे में लिखना है कि इट इज़ समथिंग लाइक दैट, और इसके अंदर ये स्टेप्स होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मोहित, प्रतीक, सौरभ, लोकेश, आगे बढ़े क्या? समझ में आ गया यहाँ तक सबको? प्रतीक और सौरभ, तुम दोनों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे बेटा?
आर यू लिसनिंग मी केयरफुली और यू आर डूइंग समथिंग एल्स? क्या आप दोनों सुन पा रहे हैं मेरे को? चल मी, जल्दी से बताइए। हाँ तो रिप्लाई करते रहो, ठीक है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जस्ट रिप्लाई ड्यूरिंग द क्लास। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे के देखो, अपन देखेंगे एक एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया वही एग्जांपल आपका इसके अंदर है। कंसीडर दिस एग्जांपल। अपन के पास डेटा सेट है, कोई जॉब आई, आप उसको ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे तो किस आधार पे आपका? सैलरी के आधार पर है। सैलरी के आधार पर अपन यस ले रहे हैं और अपन नो ले रहे हैं। अगर सैलरी इन बिटवीन द $50,000 to 80,000 है तो वी आर ऑफर द नियर होम चेक करेंगे। अगर है तो अपन कैब फैसिलिटी है, नहीं है, अगर है तो अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे, अदरवाइज डिक्लाइन डिक्लाइन डिक्लाइन। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल जो कि अभी अपन ने डिस्कस किया था। नाउ जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो एट्रीब्यूट्स का सिलेक्शन करते हैं, अभी अपन ने देखा था कि हर एक स्टेप, जो जितने भी स्टेप्स हैं उन हर एक स्टेप के अपन एट्रीब्यूट का सिलेक्शन कर रहे हैं और एट्रीब्यूट का सिलेक्शन करके अपन जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। ठीक है, तो दो आधार पे एट्रीब्यूट का सिलेक्शन करते हैं। एक होता है आपका इंफॉर्मेशन गेन, एक होता है आपका गिनी इंडेक्स। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजरमेंट होता क्या है? while implementing a decision tree, the main issue arises that how to select the best attribute for the root node and for the sub node। तो अपन ने कोई डेटा सेट लिया, उसका रूट नोड का एट्रीब्यूट क्या होगा, उसकी सब नोड का एट्रीब्यूट क्या होगा, ये एट्रीब्यूट कैसे सेलेक्ट करें। तो एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजरमेंट किस आधार पे अपन सेलेक्ट करें कि अगला एट्रीब्यूट आपका क्या होगा, तो वो इसके अंदर बताया गया है। विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स वी कैन डू दिस। द वन इज द इंफॉर्मेशन गेन एंड वन अदर इज द गिनी इंडेक्स। तो देखेंगे अपन उसको। सो टू सॉल्व सच प्रॉब्लम द टेक्निक विच इज कॉल्ड एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर और ASM। तो देखा था अपन एक स्टेप में ASM कैलकुलेट करते हैं। तो ASM इज अ टेक्निक बाय विच वी आर आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेड एट्रीब्यूट फॉर द रूट नोड और फॉर द वी कैन से इंटरमीडिएट नोड। तो दो तरीके से करते हैं, मैंने आपको बताया, एक इन्फॉर्मेशन गेन इन्फॉर्मेशन से और एक आपका गेन इंडेक्स है। सो इन्फॉर्मेशन गेन क्या होता है, इससे पहले एक वर्ड आपका यूज़ होता है इंट्रोपी, उसको मैं समझाऊंगा, देन अपन इन्फॉर्मेशन गेन पे आते हैं। अगर इंट्रोपी की बात करें तो इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया है। इंट्रोपी की बात करें तो लास्ट क्लास में भी अपन इंट्रोपी डिस्कस किया था। इंट्रोपी की मतलब होता है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का मतलब अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आपके पास सपोज 100 गेंस पड़ी है या छोटी छोटी बॉल्स पड़ी है, ठीक है, और ये जो 100 बॉल्स हैं वो सारी येलो कलर की हैं। कौन सी कलर की? आपकी येलो कलर्स की बॉल पड़ी है। तो इसमें अगर मैं बोलूँ इंट्रोपी कितनी है तो 0 है, बिकॉज आप कोई भी बॉल सेलेक्ट करोगे वो हमेशा किस कलर की आएगी? आपकी येलो कलर की ही गेंद आपके पास आएगी। सो अगर आपके पास येलो कलर की ही गेंद आ रही है, इट मीन्स इंट्रोपी मतलब इम्प्योरिटी आपकी क्या है? 0 है। अगेन तो प्रोबेबिलिटी, तो येलो आने की प्रोबेबिलिटी क्या आपकी? 1 मतलब 100% प्रोबेबिलिटी आपकी येलो गेंद आने की। सिमिलरली अगर इस 50 गेंद के अंदर ये 50 तो ये येलो ही रहने दूँ, लेकिन 30 में मिला दूँ रेड कलर की और 20 मिला दूँ मैं ब्लू कलर की, तो इससे क्या हो जाएगा? आपकी जो प्योरिटी है वो 0.5 हो जाएगी। 0.5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप, अगर आप कोई भी चीज़ आप पॉप कर रहे हो येलो कलर आने की, तो येलो कलर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.5, बिकॉज 30 गेंस तो आपकी रेड है और 20 गेंस आपकी ब्लू है। तो इसमें इंट्रोपी जो है वो आपकी क्या होगी? बढ़ गई है। इंट्रोपी मतलब घट गई है। इम्प्योरिटी 0 थी, इंट्रोपी 0 से 0.5 होगी, तो इंट्रोपी आपकी बढ़ गई है, प्योरिटी घट गई है, और इनप्योरिटी आपकी बढ़ गई। तो इंट्रोपी मतलब सिंपल सा क्या होता है? इनप्योरिटी को मेज़र करना, और इसको हमेशा किस तरीके से करते हैं? प्रोबेबिलिटी की सहायता से। अब अपन आते हैं इन्फॉर्मेशन गेन का मतलब क्या होता है। अब देखो इन्फॉर्मेशन गेन की बात करें तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि अगर अपन किसी स्टेप को फर्दर स्टेप में डिवाइड कर रहे हैं, किसी भी नोड को फर्दर नोड में डिवाइड कर रहे हैं, तो नोड को डिवाइड करने के बाद क्या अपने पास इन्फॉर्मेशन थोड़ी बढ़ी? क्या अपन थोड़े कॉन्फिडेंट हुए कि अपन डिसीजन ले पाएंगे आगे या नहीं ले पाएंगे? इस टाइप की चीज़ें जो होती है वो इन्फॉर्मेशन गेन के अंदर कंसिडर होती है। फॉर एग्जांपल, इन्फॉर्मेशन गेन इज द मेजरमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब क्या होगी?
प्योरिटी बढ़ेगी या घटेगी डिसीजन लेने में, प्रोबेबिलिटी जिसको अपन सेलेक्ट करना चाहते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ रही है घट रही है, मतलब इनप्योरिटी आपकी कम हो रही है बढ़ रही है। तो चेंजेस इन इंट्रोपी, इंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है। आफ्टर द सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन मतलब उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हैं प्रॉब्लम को, तो टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है उसके अंदर और ज़्यादा भ्रम पैदा हो रहा है, जो चीज़ आपको सेलेक्ट करी वो नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उसको इजीली सेलेक्ट कर पा रहे हो, ये अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, सो after then it calculates how much information features provide us about the class। इंफॉर्मेशन फीचर्स मतलब जैसे अपन लिया था सैलरी एक फीचर्स था, डिस्टेंस एक फीचर्स था, उसके बाद आपका कैब एक फीचर्स था, तो हाउ मच फीचर्स दे कैन प्रोवाइड अस फॉर अ पर्टिकुलर क्लास, क्लासिफिकेशन कितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, ये सारा अपन इन्फॉर्मेशन गेन के अंदर कैलकुलेट करते हैं। A decision tree algorithm always try to maximize the value information gain। तो नो डाउट इन्फॉर्मेशन गेन जो है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो अपन जैसे इस स्टेप से यहाँ स्टेप पे आए तो एट द एंड अपन ने जॉब को ज्वाइन कर लिया, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ज़्यादा क्या हुई, यह सैलरी जो है आपकी 50 to 80,000 डॉलर से ज़्यादा है, आपकी डिस्टेंस जो है वो कम है, और आपके पास कैब फैसिलिटी भी है, तो यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। सो इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द बिलो फार्मूला। इस फार्मूला से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, इंट्रोपी एस, इंट्रोपी एस मतलब टोटल इम्प्योरिटी माइनस इंट्रोपी ऑफ ईच फीचर्स। ईच फीचर्स का मतलब हर एक फीचर्स, हर एक प्रॉपर्टी की इम्प्योरिटी कितनी है। ठीक है, तो अगर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो इन्फॉर्मेशन गेन क्या आपका ज़्यादा, तो मैक्सिमम कब आएगी, जब आपकी इंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप एग्जाम में याद रखिएगा इसको। ठीक है, इंट्रोपी में आपको समझा ही चुका हूँ, इन्फॉर्मेशन गेन समझा चुका हूँ। आगे बढ़ें, क्या समझ में आया आपको यहाँ तक, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सौरभ, लोकेश, मोहित, यहाँ तक समझ में आया आपको? वेरी गुड लोकेश, ओके वेरी गुड। सो मूविंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके अंदर ये है सिंपली सिंस द इम्प्योरिटीज इंक्रीज इंट्रोपी इज आल्सो इंक्रीज। इम्प्योरिटी इंक्रीज होगी तो इंट्रोपी भी आपकी इंक्रीज होगी, सिंपली लाइक दैट। नाउ नेक्स्ट वी कैन से इंट्रोपी कैन बी कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला है क्या है, पी, टोटल प्रोबेबिलिटी, यस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसमें लॉग बेस 2, यस लॉग बेस 2, ये फॉर्मूला आपका लॉग बेस 2 से अपन ने टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल इंट्रोपी यस की निकाली, फिर इसमें टोटल नो की आपने घटा दिया, मतलब पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दिया, तो इंट्रोपी कितनी है वो आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। जैसे सारी यस बोले कितनी होनी चाहिए थी, टोटल 100 थे आपके, 100 में से 30 ब्लू और 30 रेड को, 20 रेड को अपन ने हटा दिया, तो 50 गेन बोल्स आपके पास रहेगी, तो इंट्रोपी आपकी क्या होगी, बढ़ गई है। ठीक है, वेर ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आपका एस है, पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, पी नो इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ठीक है, ये सिंपल सा एंट्रोपी का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है एग्जाम में लिखने के लिए। नाउ अभी अपन ने देखा डिसीजन ट्री क्या होती है, फिर अपन ने देखा कि डिसीजन ट्री किस तरीके से काम करती है, फिर अपन ने देखा कि किसी भी डिसीजन ट्री को बनाने के लिए जब अपन नोड बनाते हैं तो नोड का डिवीजन कैसे करते हैं, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं एसएम, जो एट्रीब्यूट जो मेज़रमेंट है वो अपन करते हैं, सिलेक्शन मेज़रमेंट अपन करते हैं, और मेज़रमेंट दो आधार पे होता है। पहला अपन ने देखा इन्फॉर्मेशन गेन, अब दूसरा अपन देख रहे हैं जिसको बोलते हैं गिनी इंडेक्स। अब देखो गिनी इंडेक्स की बात करें तो अपन कह सकते हैं मेजर द इम्प्योरिटी ऑफ प्योरिटी यूज वेल द क्रिएटिंग द डिसीजन ट्री इन द कार्ड क्लासिफिकेशन। अब देखो अभी अपन ने देखा इंट्रोपी क्या होती है, किसी के अंदर कितनी इम्प्योरिटी है, किसी के अंदर कितनी इम्प्योरिटी नहीं है, इसको अपन गिनी इंडेक्स का देख रहे हैं। ठीक है, अब ना उसको मेज़र कैसे करें, किसी पर्टिकुलर ट्री के अंदर वो कितना तक है, किस तरीके से मेज़र करें, तो वो गिनी इंडेक्स से होता है। तो किस तरीके से होता है, एन एट्रीब्यूट विद द लो गिनी इंडेक्स शुड प्रिफर कंपेयर टू द हाई गिनी इंडेक्स। अगर किसी के अंदर गिनी इंडेक्स छोटा है, कम वैल्यू है, उसको अपन हाई गिनी इंडेक्स वाले जो वेरिएबल है उससे अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, देन कंपेयर करने के बाद अपन चेक करेंगे कि किस में इम्प्योरिटी ज़्यादा है, किस में इम्प्योरिटी कम है,
और उसके आधार पर अपन चूज करेंगे कौन सा अपने लिए बेस्ट है. सो इम्प्योरिटी और प्योरिटी यूज वाइल क्रिएटिंग द डिसीजन ट्री इज मेजर. तो ये क्या करता है कि डिसीजन ट्री को बनाने में जो इंट्रॉपी थी, इंट्रॉपी क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है, और उसके अलावा जो रेस्ट पार्ट होता है वो आपका प्योरिटी होता है. तो गिनी इंडेक्स क्या करता है, ये मेज़र करता है कि किसी भी डिसीजन ट्री को बनाने के लिए इम्प्योरिटी और प्योरिटी जो है वो किस आधार पे काम कर रही है, ताकि अपन नेक्स्ट नोड को आइडेंटिफाई करें. ठीक है, तो कैसे करते हैं, दो नोड है, उन दोनों का गिनी इंडेक्स निकालेंगे कि किसमें कितनी इम्प्योरिटी प्योरिटी है, इम्प्योरिटी प्योरिटी है. ठीक है, देन इट ओनली क्रिएट्स द बाइनरी स्प्लिट कार्ड जो है आपका क्लासिफिकेशन रिग्रेशन ट्री एल्गोरिथम यूज द गिनी इंडेक्स टू क्रिएट अ बाइनरी स्प्लिट. तो गिनी इंडेक्स का मेनली यूज किस लिए होता है, बाइनरी स्प्लिट करने के लिए, दो टुकड़ों में अपन किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए गिनी इंडेक्स का उपयोग करते हैं. गिनी इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द बिलो फार्मूला. ये आपका फार्मूला है, ये 1 वैल्यू है. ठीक है, अगर 1 में से इम्प्योरिटी को मैं घटा दूंगा, ठीक है, 1 में से मैं इम्प्योरिटी को घटा दूंगा तो प्योरिटी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी. ठीक है, तो प्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी, तो इंट्रोपी आपका इम्प्योरिटी थी, गिनी इंडेक्स अपन कह सकते हैं प्योरिटी. तो प्योरिटी जिसकी जितनी ज़्यादा है वो ज़्यादा बेनिफिट है आपका एट्रीब्यूट में सेलेक्ट करने के लिए. सो यहाँ पे वेर पी एक्स के इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट फीचर्स टेक ए स्पेसिफिक वैल्यू के. टारगेट फीचर्स मतलब ये एक्स आपका टारगेट फीचर है, इसके अंदर के वैल्यू अपन ने दे दी, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको अपन किससे मेजर करते हैं, गिनी इंडेक्स से. सिंपल सा याद रखना है. सो इट इज़ वी कैन से गिनी इंडेक्स. ठीक है, क्या गिनी इंडेक्स समझ में आया, इट जस्ट नथिंग बट कैलकुलेटिंग द कंपैरिजन बिटवीन द प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ अ पर्टिकुलर नोड. ये गिनी इंडेक्स है. तो किसी भी नोड को दो तरीके से मेजर किया जाता है. एक तो आपका होता है इंफॉर्मेशन गेन, इंफॉर्मेशन गेन जितना ज़्यादा होता है उसी के आधार पर हम उसको डिवाइड करते हैं. और एक आपका होता है गिनी इंडेक्स जो कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी को मेज़र करता है और उसके आधार पर ये बताता है कि कौन सी नोड आपके लिए यूज़फुल है और कौन सी नहीं है. क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, जल्दी से बताइए मुझे. क्या यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? बहुत बढ़िया. चलो, लोकेश, सौरभ, मोहित, 3 जनों का रिप्लाई आ गया है. बहुत बढ़िया. नाउ वही एक वर्ड स्टार्टिंग में मैंने बताया था, प्रूनिंग एक टेक्निकल टर्म्स था. प्रूनिंग का मतलब होता है सिंपल सा, वह नोड जो कि काम की नहीं है उसको अपन को डिलीट करना है. तो गेटिंग एन ऑप्टिमल डिसीजन ट्री, जो ट्री आनी चाहिए उसके अंदर कम से कम नोड होनी चाहिए और ऑप्टिमल होनी चाहिए, वही अपन को आइडेंटिफाई करना है. तो इसके लिए अपन प्रूनिंग यूज़ करते हैं. और जो प्रूनिंग होता है वो अनयूज्ड नोड को डिलीट करता है. ठीक है, सो इसके अंदर लिखा है अपन ने, सो प्रूनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग द अननेसेसरी नोड फ्रॉम अ ट्री टू गेट द ऑप्टिमल डिसीजन ट्री, जैसा अभी अपन ने देखा. सो अ टू लार्ज ट्री इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग का मतलब बहुत सारी वैल्यूज अगर ज़्यादा होंगी तो वो अपने मॉडल में फिट नहीं हो पाएगा और वैल्यू जो होगी वो रॉन्ग अपने पास प्रेडिक्ट होगी. सो स्मॉल ट्री कैप्चर ऑल द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेटा सेट. तो अपन क्या करते हैं, बड़ी ट्री को छोटी ट्री में रिड्यूस करते हैं और वो स्मॉल ट्री जो होता है वो सारे फीचर्स, सारी वैल्यू को, सारी एट्रीब्यूट वैल्यू को कंसिडर करे और अपना डिसीजन दे. Therefore, the techniques that decrease the size of learning tree without reducing the accuracy. सबसे important चीज़ accuracy को ये reduce नहीं करता है, फिर भी ट्री की साइड को अगर कम करता है, that is simply known as a pruning. तो pruning क्या process है? It is a process of reducing the size of decision tree or making the compact to the decision tree for getting the result without reducing the accuracy of a method. ठीक है. अब इसका मेनली यूज़ किस लिए होता है, तो दो तरीके से यूज़ अपन इसमें करते हैं. पहला है कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी प्रूनिंग और एक होता है रिड्यूस एरर प्रूनिंग. तो कॉस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है, मेकिंग डिसीजन लेने के अंदर जो कॉस्ट लग रहा है. अब यहाँ पे कॉस्ट आपका टाइम से भी हो सकता है, कॉस्ट आपका टर्निंग से भी हो सकता है. और रिड्यूस द एरर, एरर का मतलब होता है मिनिमाइज एरर करना, किसी भी डिसीजन लेने में आपका एरर जो है वो कम से कम आना चाहिए. ठीक है. सो अभी अपन ने क्या देखा, गिनी इंडेक्स देखा, गिनी इंडेक्स क्या होता है वो देखा. इसके बाद इसके अंदर अपन ने एक टेक्निकल वर्ड देखी, प्रूनिंग क्या होता है. तो प्रूनिंग इज सिंपली अ प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग द डिसीजन ट्री टू मेकिंग इट कॉम्पैक्ट. ठीक है.
यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोगों को? जल्दी से बताइए। यस और नो, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। चलो, लोकेश मोहित दोनों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो, नाउ अपन लगभग लगभग इसको ख़त्म कर चुके हैं, इस वाले टॉपिक को। तो अपन देखेंगे कि डिसीजन ट्री जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, एक सुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो एल्गोरिथम है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये सिंपल है, ह्यूमन की तरह जिससे डिसीजन लेता है वैसे काम करता है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है। सो इट इज़ अ सिंपल to understand and it is follow the same process with the human follow which making decision in the real life. It can be very useful to for solving the decision relation problem and it helps to think about all the possible outcome. देखा अभी अपन ने जितने पॉसिबल वे हो सकते हैं उनके बारे में अपन सोच सकते हैं। देन डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके। सो डिसएडवांटेज सबसे पहला, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, देखा आपने, बहुत सारे अंदर सब पार्ट्स इसके अंदर बनते जाते हैं। देन इट मे हैव एन ओवर फिटिंग इशू। ओवर फिटिंग का मतलब अगर आपके नोड जो है वो ज़्यादा है तो ओवर फिटिंग यूज होगा, जिसको रिमूव करने के लिए एक तो प्रूनिंग यूज़ करते हैं और एक स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। अपन देखेंगे आगे की क्लास में। फॉर द मोर क्लास लेबल द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी डिसाइड ट्री में बी इंक्रीज। अगर बहुत सारे लेबल्स हैं, अगर क्लास की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्लास की वैल्यू बहुत ज़्यादा, जैसे जॉब, यहाँ तो बस एक ही था कि जॉब ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें तो उसके अंदर बहुत सारे लेबल्स आ जाएंगे, तो इसके अंदर जो आपकी ट्री होगी वो बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। सो दैट्स इट, इट वाज फॉर डिसीजन ट्री। सो विल लुक कि डिसीजन ट्री क्या होती है, फिर अपन ने देखा कि डिसीजन ट्री की डेफिनेशन क्या है, इसके बाद अपन ने देखा कि एक एग्जांपल देखा, फिर डिसीजन ट्री के अंदर हर एक एट्रीब्यूट को मेज़र करने के लिए दो टेक्निक यूज़ करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन गेन, एक गिनी इंडेक्स, वो अपन ने देखा। फिर अपन ने एग्जांपल देखा, फिर प्रूनिंग मेथड किस तरीके से काम करता है वो अपन ने देखा। फिर अपन ने ये भी देखा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। क्या आपको डिसीजन ट्री समझ में आया? सारे स्टूडेंट बताइए एक बार, क्या डिसीजन ट्री जो एक मेथड था आपको समझ में आया, यस और नो?